नमस्कार, आवाज देश की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आवाज देश की में आज हम बात करेंगे CUET की। क्या आप जानते हैं CUET परीक्षा का नाम कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। CUET का आयोजन करने वाली संस्था NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। CUET परीक्षा लेने का उद्देश्य स्नातक, मास्टर डिग्री और रिसर्च में दाखिला है। CUET परीक्षा का लेवल यानी कि स्तर विश्वविद्यालय स्तर है। CUET प्रत्येक वर्ष एक बार होती है। CUET के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जाता है। CUET परीक्षा ऑनलाइन होती है। CUET के सवाल MCQ प्रारूप में पूछे जाते हैं। CUET के लिए काउंसलिंग भी ऑफलाइन होती है। CUET परीक्षा देने के लिए 45% अंकों के साथ 12वीं की परीक्षा पास होना अनिवार्य है। 12th के बोर्ड एग्जाम देने के बाद परीक्षा फल आ गए हैं स्टूडेंट्स के, लेकिन एक बार फिर से वो एक नई परीक्षा की तैयारी में जुट गए हैं और वो परीक्षा है CUET की। क्या है CUET, वो जानने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ चैलेंजेस स्टूडेंट के सामने मौजूद हैं या फिर वो फेस कर रहे हैं, वो भी पहचानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं, कुछ जानकार भी इस पूरे मामले के वो हमारे साथ रहने वाले हैं। आज के आवाज़ देश की में शुरुआत करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। मैं बता देता हूं कि यहाँ पर मैं ASN स्कूल में मौजूद हूं और बहुत ही चर्चित एक स्कूल है। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं। हमारा पैटर्न ये रहता है कि हम लोग पैनलिस्ट से पहले बातचीत करते हैं, जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। सरकार रखता है ये पूरा मुद्दा स्टूडेंट्स के साथ, तो शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स से। यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। क्या आप बता सकते हैं CUET की के रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुके हैं? क्या कुछ रजिस्ट्रेशन के दौरान कोई चैलेंजेस आए, दिक्कत आई, परेशानी आई और तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं? सर, मुझे ये पूछना था कि अगर मैंने 3 डोमेन सब्जेक्ट लिए हैं तो अगर उसमें से एक छूट जाता है तो क्या कोई करेक्शन हो सकता है? जी सर, CUET की रजिस्ट्रेशन बहुत पहले ही कंप्लीट हो गई थी मार्च में और अभी तैयारी चल रही है। तो अभी तक हमारी डेट्स नहीं आई है बहुत बच्चों की, तो हम अभी भी साइट पे बार बार चेक कर रहे हैं, तो डेट्स आएगी तो फिर जी। हमारा रजिस्ट्रेशन तो हो चुका था मार्च में ही और हमें प्रॉब्लम तब आई थी जब हमें कोर्सेज सेलेक्ट करना था। हमने DU की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ सेलेक्ट करी थी, बट अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो डेट्स हमारी सिटी इंटीमेशन लिस्ट है वो अभी तक आए नहीं है, तो हम उसी का वेट कर रहे हैं कि वो कब आएगी। जी चलिए, अच्छा है हमारे साथ एक ऐसा विशेषज्ञ मेहमान है हनीत गांधी के रूप में, जो कि डीन एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से सीधे तौर पर सरोकार रखते हैं, जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, ताली बजा सकते हैं इनके लिए। हनीत जी, 3 सवाल आए हैं उन बच्चों के जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और जो CUET की इस बार की तैयारी में जुटे हुए हैं। क्या कुछ जो है फ्रेमवर्क किया है आप लोगों ने और क्या कुछ पिछली बार की आप लोगों की रिपोर्ट्स हैं? तो आप लोग ये तो जानते होंगे CUET पिछले साल यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पिछले साल शुरू हुआ था और ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है और तकरीबन सो दिस इज़ वन प्लेटफॉर्म। एक ही प्लेटफॉर्म से आप जितनी इंडिया की यूनिवर्सिटी से उसमें अप्लाई कर सकते हैं। सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और काफ़ी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी। पिछले साल कुछ यूनिवर्सिटीज़ और इस साल बहुत सारी यूनिवर्सिटी, आई थिंक अगर मेरा आंकड़ा ठीक है तो तकरीबन 225 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका अब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आपको कहीं और अप्लाई नहीं करना है, ये तो एक बहुत अच्छी बात है। तो CUET पिछले साल हुआ था, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके कुछ लैंग्वेज पेपर्स हैं, कुछ आपके सब्जेक्ट पेपर्स हैं और एक जनरल टेस्ट है। कुल मिला के देयर आर 60 पेपर्स इन विच यू कैन ऑप्ट फॉर। तो जैसा कि आपने डोमेन स्पेसिफिक से पूछा, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का मेन बता देती हूँ। मेरा फोकस यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय के जो एडमिशन दाखिला प्रक्रिया उससे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि दिल्ली के हैं तो शायद उसी से आपको लोगों को ज़्यादा जानना होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर आपको प्रवेश लेना है तो आपको सिर्फ CUET का ही एग्ज़ाम देना है, यानी
कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना है। ये एंट्रेंस टेस्ट हम आपसे कहते हैं कि आपने जो सब्जेक्ट क्लास 12th में पढ़े थे वही सब्जेक्ट आप CUET में लीजिए या उसका सिमिलर। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी ली थी और CUET में बायोटेक्नोलॉजी नहीं है तो आप बायोलॉजी का पेपर दीजिए। अगर आपने वहाँ पर फिज़िकल कुछ एक पेपर दिया था, जो भी पेपर जो आपके बहुत क्लोजली है वो चुनिए, उन्हीं पेपर्स में आप दीजिए। वही डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स भी आप लीजिए, उन्हीं के आधार पर फिर हमारे आई थिंक दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्सेज है। वी हैव अराउंड 76 कोर्सेज एंड 198 BA कॉम्बिनेशंस। तो आप सोच सकते हैं कितना लंबा प्रोसेस है। देर आर 67 कॉलेजेस इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, एक और अभी हमारे साथ जुड़े तो 68 कॉलेजेस हैं जिनमें एडमिशन होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सबका प्लेटफॉर्म एक ही है, सबके आप वही है, जो आप सब्जेक्ट भरेंगे वो आप वही लीजिए जो आपने क्लास। तो हम किस CUET के माध्यम से हम किसी को बोझ नहीं देना चाहते। जो आपने क्लास 12th में पढ़े, क्योंकि आपने 2 साल वो पेपर पढ़े हैं, उन्हीं में CUET दीजिए। लेकिन अगर आप मान लीजिए साइंस स्ट्रीम से चेंज करना चाहते हैं, ह्यूमैनिटीज़ में आना चाहते हैं, आप पेपर वही दीजिए। जब हमारे प्लेटफॉर्म पे आप आएंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरेंगे, तो आप जहाँ जहाँ एलिजिबल होंगे, मतलब अगर बच्चे एलिजिबल हैं तो आपको ये बता दो तब तकरीबन आपके प्लेटफॉर्म पे 1500 कॉम्बिनेशंस का विकल्प उपलब्ध होगा। क्या बात है। स्वर्णिमा लूथरा हमारे साथ मौजूद हैं, ASN स्कूल की माननीय प्रिंसिपल हैं। प्रिंसिपल के तौर पर क्या आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है, क्योंकि आप 12th के एग्ज़ाम की तैयारी तो करवाते ही हैं स्कूल में, उसके अलावा क्या CUET को लेकर भी कुछ तैयारियां करवाई जाती हैं स्टूडेंट की, कुछ पैरेलल क्लासेस चलती है, क्या कुछ होता है स्कूल के भीतर? अगर देखा जाए क्लासेस नहीं चलाते हम लोग, लेकिन हम लोग बहुत सारे एक्सपर्ट्स को बुला के बच्चों को अवगत कराते हैं कि कैसे करके इसकी तैयारी की जाए। लेकिन मैं इसमें कहना चाहूँगी, ऑल्दो ये प्लेटफॉर्म CBSE से कहने का नहीं, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगी अगर CBSE का असेसमेंट पैटर्न और CUET का पैटर्न अगर सेम हो जाए तो बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाएगा इसकी तैयारी करनी। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए इस समय ऐसा हो गया है कि बच्चे बोर्ड की प्रिपरेशन करें कि CUET करें। जैसे मार्च में इनको फॉर्म्स भी भरने, मार्च में इनके एग्जाम्स भी थे, तो दोनों चीज़ें क्लैश हो रहा था। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी अगर कुछ ऐसा सिस्टम कॉलेजेस में और स्कूल्स के सारे मिलकर इकट्ठा प्लान आउट करें जिससे कि बच्चों पर ये एक्स्ट्रा बर्डन ना होकर सेम असेसमेंट पैटर्न से चलेगा, तो बहुत बच्चों के लिए आसानी हो जाएगी। हनीफ जी से इसका आंसर लूँ उससे पहले, क्या जो प्रिंसिपल मैम कह रही हैं क्या उसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगी? क्या आप लोग मानते हैं कि हाँ ये सही बात है कि उस तरीके की तैयारी होनी चाहिए, पैटर्न ऐसा होना चाहिए कि दोनों एग्ज़ाम की तैयारी एक साथ हो सके? क्या ये चैलेंज है स्टूडेंट के सामने? जी, ये चैलेंज उस वक्त था जब मार्च में हमें फॉर्म फिल करना था, तब हमारे पास से बहुत ही क्वेश्चन आए थे कि अगर हमने बोर्ड में स्कोर अच्छे से नहीं किया तो क्या हम CUET में सही से कर पाएंगे वो चीज़। तो हमें उस वक्त ये लगा था कि काश CBSE और बोर्ड जो हमारा CUET है अगर साथ में वर्क करते तो हमारे लिए थोड़ा बेनिफिट होता। जी, विद्युत शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल स्टडीज़ फैकल्टी हैं। क्या आपको लगता है कि जेन्युइन एक प्रॉब्लम है और इसका निदान करना है, इसको सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है? सर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें ये देखना है, जब CUET इंट्रोड्यूस हुआ था जी, तो नई शिक्षा नीति के बाद इसे लाया गया 2020 में जी। तो पहला जो एजेंडा ये था कि सबको एक बराबर का फुटिंग देना है, क्योंकि भारत सिर्फ दिल्ली नहीं है, भारत नागालैंड भी है, भारत तमिलनाडु भी है। अब सबको अब जब बराबर का आपको हिस्सा देना है तो हमें ये देखना होगा कि एक बच्चा जो 12वीं की परीक्षा जब लिख रहा है तो वो परीक्षा वो दे रहा है ब्लूप्रिंट मॉडल की। क्योंकि जैसे अगर मैं बात करूँ मैथ्स की, अगर हम बात करें तो मैथ्स में बच्चों को पता होता है कि यार हमारा डिटर्मिनेंट में से 6 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, हमारा प्रोबेबिलिटी में से 6 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, तो बच्चा अपनी तैयारी करता है ब्लूप्रिंट बेस में। अब CUET की जब वो परीक्षा देने जा रहा है वो दे रहा है MCQ पैटर्न, जहाँ पर उसे कम समय में MCQ सॉल्व करना है। अब मैथ्स जैसे विषय में आप जहाँ पर आप 1.5 पेज की कैलकुलेशन कर रहे हो, वहाँ उसे MCQ फॉर्मेट पे आपको पेपर कराना है। तो मुझे लगता है कि स्कूल लेवल से ये चेंज होना चाहिए। जैसे मैम ने बोला कि स्कूल में कुछ इस तरह के, या तो बोर्ड्स में कुछ आप MCQ क्वेश्चन ज़्यादा डालो। सेम चैलेंज आ रहा है जो मानवी की विषय के छात्र हैं या जो ह्यूमैनिटीज़ के हैं। अब ह्यूमैनिटीज़ में क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, पर वहाँ पर जब MCQ बन के आएगा तो वो हो सकता है मैप में से भी आ जाए। ये हनीफ जी, ये जो सवाल यहाँ पर उठा है, हमने देखा है कि फॉरेन की स्कूल्स में चाहे किसी भी स्तर की परीक्षा हो वो सारी जो है MCQ ही होती है। तो क्या
कोशिश करके ये हो सकता है कि केवल CUET जैसे एग्ज़ाम नहीं बल्कि 10th और 12th के एग्ज़ाम या स्कूल एग्ज़ाम्स में भी अगर इस MCQ पैटर्न को ही लागू किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा स्टूडेंट्स के लिए? मैं ना एजुकेशन की भी स्टूडेंट हूँ, तो उस माध्यम से भी मैं थोड़ा सा इसमें टिप्पणी करना चाहूँगी। एक चीज़ है होती है कि आप लर्न कर रहे हैं, आप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो आप स्कूल के प्लेटफॉर्म से लेते हैं उसको कोई पैरेलल नहीं है जो आप स्कूल से सीखते हैं। स्कूल एक आपकी संस्थान होती है जिसमें आप सोशल इंटरेक्शन भी करते हैं। तो स्कूल में जो आप चीज़ें सीखते हैं और जो CBSE का पैटर्न है, अगर उसको देखेंगे, मैम की बात बिल्कुल ठीक है और ऐसा शायद हो भी सकता हो, लेकिन अगर सिर्फ हम एक तरह के असेसमेंट पे ही चले जाएंगे तो लर्निंग अधूरी रह जाएगी। आपको दोनों तरह की लर्निंग के बारे में मालूम होना चाहिए। जब आप CBSE का पेपर दे रहे हैं तो वो आपसे आपकी एनालिटिकल थिंकिंग, आपका जैसे सर ने बोला कि एक ब्रॉड फ्रेमवर्क होता है तो उसमें आपका नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एनालिटिकल थिंकिंग सब कुछ पूछा जाता है। जब आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे CUET पे आते हैं तो वो एक आपका सिर्फ एक एंट्रेंस का माध्यम है जिससे आप एडमिशन ले रहे हैं। तो लर्निंग को हम एक तरफ रखें और एडमिशन की प्रक्रिया को अलग रखें। ऑफ कोर्स बोथ आर इंटर रिलेटेड, बट आई थिंक एज अ स्टूडेंट बोथ द थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो आप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग किताबों से और उनसे सीखते हैं वो आपका CBSE के थ्रू ही होगा। और वो प्लेटफॉर्म वैसे ही वी रियली ऑनर दैट बिकॉज यू नो ऑल द बोर्ड्स रादर कि वो उस प्लेटफॉर्म के थ्रू ही आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग असेसमेंट होता है। और हमने फर्स्ट रो के स्टूडेंट से बातचीत की है क्योंकि आप लोग CUET की तैयारियां कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स पीछे भी बैठे हैं जो अभी 12th क्लास में आए हैं। क्या दिल धड़क रहा है 12th में आने के बाद, या थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं कि भाई अब वो 99% की मार्ककार्ड तो कम से कम हमारे साथ या आप लोगों के साथ नहीं होगी? मैं अगले साल अपनी बोर्ड की परीक्षा दूंगा और पहले जो चयन होता था वो केवल बोर्ड के परीक्षा में प्राप्त किए अंकों के आधार पर हो जाता था, पर अब CUET देना ज़रूरी है हमारे लिए। तो मैं अपने बोर्ड की परीक्षा की तैयारी और CUET की तैयारी दोनों एक साथ कैसे कर सकता हूँ? वो तो यहाँ पर इसका समाधान भी कह सकते हैं या इस सवाल को आपकी तरफ से आपके प्रिंसिपल मैम ने भी उठा दिया है। और कोई बच्चा CUET की परीक्षा के लिए तैयारी कैसे करें? CUET की तैयारी कैसे करें, जैसा कि मैंने प्रिंसिपल मैम से भी पूछा कि क्या स्कूल के भीतर कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस CUET के एग्ज़ाम को लेकर भी कराई जा रही हैं। यहाँ पर हमारे साथ अदिति शर्मा भी हैं। अदिति, कुछ सवाल यहाँ पर आए हैं बच्चों के और तैयारी को लेकर सबसे ज़्यादा है, तो क्योंकि सीनियर काउंसलर हैं आप, क्या कुछ आप देख रही हैं CUET को लेकर बच्चों के बीच किस तरीके की मानसिक स्थिति पैदा हो रही है? सर ये क्वेश्चन मतलब ये सवाल जो भी बच्चों ने पूछा है ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मतलब इस तरीके का है कि हर बच्चे के दिमाग में आता है। मेरा सिर्फ एक कहना है कि एक CUET एक एग्ज़ाम था, मतलब एक ये एग्ज़ाम है जो पिछले साल से शुरू हुआ है। ऐसे और भी एग्ज़ाम्स होते आ रहे थे जो बच्चे देते हैं हर साल। जैसे कि अगर मैं साइंस स्टूडेंट्स की बात करूं तो IIT JEE का एग्ज़ाम देते हैं, नीट का एग्ज़ाम देते हैं कॉलेज एडमिशन प्रोसेस के लिए, और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, ये बाकी किसी भी यूनिवर्सिटी जैसे कि IP यूनिवर्सिटी जो दिल्ली की खुद की है वो खुद का अपना एंट्रेंस कराती है, मतलब बहुत सालों से करवाती आ रही है, तो बच्चे उसमें भी अप्लाई करते थे। सिम्बाइसिस है या और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे बच्चे अप्लाई करने के लिए परसेंटेज का रूल नहीं था, वहाँ एंट्रेंस होता ही था। वहाँ बच्चे एंट्रेंस एग्जाम, परसेंटेज भी होता था और एंट्रेंस भी होता था, दोनों होता था कई जगह। परसेंटेज हाँ दोनों भी होता था कई जगह, बट कई जगह पे परसेंटेज एलिजिबिलिटी के रूप में रखा जाता था और एडमिशन का क्राइटेरिया होता था एंट्रेंस एग्ज़ाम में बच्चे की जो रैंक आती है उसके हिसाब से दाखिला होता था। तो बहुत ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पहले से करवाती आ रही हैं। तो बच्चों के लिए मेरा बस एक ये सजेशन है, जब वो 12वीं में आते हैं और 12वीं में पढ़ना शुरू करते हैं तो उनको दिमाग में ये पैरेलली रखना चाहिए कि आखिर में 12th के बाद एक कॉलेज में जाना है, दाखिला लेना ही है, तो स्टार्टिंग से ही अगर थोड़ा थोड़ा टाइम अपना कंट्रीब्यूट करें ऐसे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए तो पूरे साल बर्डन भी नहीं आएगा और आराम से इनकी तैयारी भी हो जाएगी। और चाहे वो CUET हो चाहे वो बाकी कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हो, वहाँ एडमिशन हो जाएगा। जी, ये इसमें कुछ एड ऑन करना चाहेंगे तैयारी को लेकर?
मेरे पास ये सवाल बहुत आम ही आता है कि आम हम है, कैसे सही तैयारी बात है, करें, हाँ। कहीं कोई कोचिंग ज्वाइन करें। तो मेरा अपना पिछले साल का जो एक्सपीरियंस था, और मैं आप लोगों को बिल्कुल इस बात का आई वुड लाइक टू शेयर दिस विद यू, कि आप अपनी टेक्स्ट बुक्स पे ही ध्यान दीजिए। टेक्स्ट बुक्स के अलावा कुछ नहीं होगा। अगर आप देखेंगे पिछले साल भी जो क्वेश्चन पेपर्स थे, अगर आप उनको भी देखेंगे, अब तो NTA ने डाल भी दिए, मॉक पेपर्स भी डाल दिए, कहीं पर भी आपको ये शिकायत नहीं आई होगी कि पेपर डिफ़िकल्ट था। कहीं भी ये किसी भी बच्चे ने, पिछले साल भी हमें जो फीडबैक मिला था, किसी भी बच्चे का ये नहीं था कि क्वेश्चन पेपर डिफ़िकल्ट था। इतने वास्ट स्केल पे वो क्वेश्चन पेपर बनाए जाते हैं, और त्रिभाषीय है। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे हर क्वेश्चन पेपर जो है वो 3 भाषाओं में आता है, एक इंग्लिश, एक हिंदी और एक आपकी जो रीजनल भाषा होगी, जो भी बच्चे दे रहे होंगे उनकी। तो क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना, समझना और उसका विकल्प देना, और उसमें भी शायद आई एम श्योर जो अब भर रहे हैं और जो आगे भी भरना चाहेंगे, वो भी पूरा MCQ बेस्ड नहीं है। MCQ के अंदर भी जो है आपके पास चॉइसेस हैं। तो अगर 50 क्वेश्चन दिए, आपको 40 करने, मेरे ख्याल से ये सिर्फ मैम वुड ऑल्सो अग्री विद मी कि ये सिर्फ इंडिया में एक ऐसा क्वेश्चन है, CUET पेपर है, जो इतने लार्ज स्केल पे है। पूरा हिंदुस्तान जिसमें पार्टिसिपेट करता है, हर बच्चा। आज ही सुबह मुझे पता चला कि 40 लाख बच्चे पार्टिसिपेट करना, 40 लाख मतलब 15 लाख यूनिक, और बच्चों के कॉम्बिनेशन बनाए जाए तो 40 लाख। तो दुनिया में ऐसा कोई पेपर नहीं है जो इतनी भाषाओं में होता है। तो ये इसका बहुत ही डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, डेमोक्रेटिक और प्रोसेस है, मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक से ही आ रहा है। जो आपने पढ़ा है वही पूछा जा रहा है। पैटर्न जरूर अलग हो सकता है, लेकिन जो आपने पढ़ा है, पूछा तो वही जा रहा है। तैयारी एक्स्ट्रा, आई डोंट नो किसको हम कहेंगे। चलो तैयारी के संदर्भ में पूछ लेते हैं कि तैयारी आप लोग घर में पढ़ाई करके कर रहे हैं, आपने कोचिंग क्लास ली है, और क्लासेस की तरह क्या CUET की भी कोचिंग क्लासेस अलग से शुरू हो गई है? मैम मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे हम डोमेन नेम्स तो स्कूल में लर्न कर लेते हैं और हम सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं, बट सिंस देयर इज़ अ सब्जेक्ट जनरल टेस्ट, राइट, उसकी प्रिपरेशन और सब्जेक्ट स्कूल में होता नहीं है किसी भी, तो उसकी प्रिपरेशन हम कैसे करें? जो जनरल टेस्ट है वो भी एज द नेम सजेस्ट जनरल ही है। उसमें क्लास 8 तक की आपकी मैथ्स है, थोड़े जनरल टेस्ट हैं जो सामान्य ज्ञान से रिलेटेड है। उसके लिए भी आपको, मतलब अगर आप थोड़े से भी स्कूल के सब्जेक्ट क्लास 8 तक के पढ़ते आए हैं, तो उसकी तैयारी भी अपने आप ही हो जाती है। थोड़ा लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वगैरह के पेपर है, और वो भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, मतलब इट्स नॉट एन एसेंशियल कंपोनेंट कि आपको वो करना ही करना है। नहीं भी देंगे तब भी आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बेसिस पे ही आपका एडमिशन हो जाएगा। जी, पहले था कि 96% से अबाव आने हैं, 99% में भी एडमिशन नहीं मिलता था, उससे थोड़ी सी राहत तो मिल गई है। लेकिन क्या स्कूल और स्कूल टीचर्स के चैलेंजेस बढ़ गए हैं इसको लेकर? मैं ये कहूँगी क्योंकि बच्चे उनकी प्रिपरेशन CUET और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में बिज़ी रहते हैं, तो नेचुरली वो CBSE के लिए उनका इतना रुझान अब नहीं रहा कि उनको इसमें अच्छे स्कोर करने हैं। उनको ये ज़रूर रहा है कि मतलब हमने दोनों चीज़ को इकट्ठा लेकर चलें। तो चैलेंज ये है कि बच्चों को दोनों नाव में, क्योंकि दे आर सेलिंग इन बोथ द बोट्स, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर टीचर्स टू ब्रिंग देम टू द मेन स्ट्रीम। मतलब उनको हमको जगाना पड़ता है, क्योंकि सैटरडे संडे दे आर बिजी विद देयर कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशंस। तो आगे बच्चों को ना रेगुलर स्कूल में लाना, ऑल्दो 75% CBSE से मैंडेटरी अटेंडेंस, लेकिन ये बच्चे 75 बस नाम के लिए करें तो वो हमको अच्छा नहीं लगता। हमको लगता है कि बच्चे पूरे मेंटली भी प्रेजेंट हो, क्योंकि जब वो 2 जगह पे उनका चल रहा है, और ये चल रहा है कि हमको मेन तो कॉलेज एडमिशन्स उनके लिए प्रायोरिटी हो गई है इस समय पर। CBSE को वो लोग ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे, मैं ये कहूँगी। जी। तो इसको वो करने के लिए हमें कुछ ना कुछ संतुलन बनाने के लिए हम पेरेंट्स को भी बुलाते हैं, उनको बताते हैं कि CBSE भी, क्योंकि CBSE मेजर क्या है, कंटेंट तो सेम है जी, बस उसको डेप्थ में पढ़ लेगा बच्चा तो ऑटोमेटिकली CUET कर जाएगा। हम उनको पेरेंट्स को ऐसे समझाते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये बात है। लेकिन देखिए NEP सजेस्ट करता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, और CUET सारा है ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, और कुछ नहीं है। अब वो बच्चों को समझाने के लिए हमको बहुत काउंसलिंग करनी पड़ती है। जी, मेजर पार्ट विद्युत कुछ स्ट्रीम क्या ऐसी भी होती हैं 12th के बाद, 12th पास आउट या उनके मार्क्स के बेस पर जिसमें एंट्री मिलती है, और वहाँ पर आपके मार्क्स बहुत जो है बहुत ही ज़रूरी हो जाते हैं, तो उसको देखते हुए भी क्या मार्क्स के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए स्टूडेंट्स को? सर अभी अगर मैं सामाजिक तौर पे बात करूं जी, तो आज भी मार्क्स का उतना ही महत्व है जी। अभी भी 12th का रिजल्ट आएगा, जिन बच्चों का आया होगा तो ऐसा होगा कि आपके ताऊ जी ने और भूया जी ने रिजल्ट ज़रूर पूछा होगा। लेकिन हमें, जैसे मैम ने बोला कि सब कुछ टेक्स्ट बुक से ही आता है, जी। और ये हर एक परीक्षा में आता था।
आप IIT की परीक्षा दोगे, वहाँ भी टेक्स्ट बुक से ही आता है। आज के समाज, अभी प्रेजेंट टाइम में ज़रूरत ये है कि सर हमें पढ़ने का तरीका बदलना है, हमें वो जो ब्लूप्रिंट बेस्ड है ना, उस चीज़ को चेंज करना है। अगर आप NCERT पढ़ रहे हो तो अब वो NCERT के जो आइडेंटिटी वाले बॉक्सेस है ना, वो भी इम्पॉर्टेंट है जी। अब हम सिर्फ उस चीज़ से रिस्ट्रिक्ट नहीं रह सकते कि नहीं ये बैक क्वेश्चंस करके चले जाते हैं। तो पढ़ना सेम है, बस अप्रोच चेंज करनी है। और जैसे CBSE में क्या होता है, CBSE में कुछ डिलीटेड पार्ट भी होता है। अब CUET बोलता है कि हम सब कुछ पूछेंगे, तो हमें बस वो करेक्शंस करने हैं। तो अल्टीमेटली है स्कूल बेस्ड मॉडल ही, बट आपको उसे पढ़ना, अप्रोच उसे डिफरेंट वे में करना है। उसका आपको पढ़ने का तरीका अभी से बदलना होगा। जैसे जो अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि मैं तैयारी कैसे करूं, तो तैयारी के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप NCERT बेस्ड मॉडल पर ही तैयारी करो। जो आपका CUET ने सिलेबस अपना वेबसाइट पर डाला हुआ है, आप आज ही जाके उसे सिलेबस को डाउनलोड करो। जो आपके स्कूल में टॉपिक्स चल रहे हैं, लेट से कोई इकोनॉमिक्स में बजट टॉपिक चल रहा है, आप उसे मैच करो। आप स्कूल का भी आपका साइमल्टेनियसली तैयार होगा, आपका CUET का भी साइमल्टेनियसली तैयार होगा। और जैसे अभी एक छात्र ने सवाल पूछा था जनरल टेस्ट से रिलेटेड, तो जनरल टेस्ट जो आपने 10वीं तक की पढ़ाई करी है ना, वो है जनरल टेस्ट। एक ऐसी परीक्षा है, आपने प्रॉफिट लॉस पढ़ा होगा, आपने एवरेज पढ़ा होगा, ये सब हम क्लास 8-9 में पढ़ते हैं, है ना। CBSE NTSE एंट्रेंसेज होते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं। मेंटल मैथ्स हमारे स्कूल के करिकुलम में थी 6, 8, 9 में, तो वही है वो सब। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको हाई फ्लाइंग कुछ पढ़ना है। बस क्या होता है कि अभी पुराने टाइम से यही है जी। कि हमारा एक अप्रोच बन गया है, कंपटीशन की अलग पढ़ाई होती है, कंपटीशन की वही पढ़ाई है, स्कूल मॉडल ही होता है। बस फ़र्क ये होता है हम एक रिस्ट्रिक्ट ना होते हुए कि ब्लूप्रिंट और कि इस चैप्टर में से बस इतने ही क्वेश्चन आते हुए हम एक होलिस्टिक वे में उसके पढ़ें। दैट्स इट जी। अदिति, क्या रिवीजन टाइम बढ़ गया है? अगर 10th के स्टैंडर्ड में जो आपकी पढ़ाई आती थी, अगर उसी को फिर से पढ़ना है तो थोड़ा सा स्पेयर रखना पड़ेगा टाइम रिवीजन के लिए, ये ज़रूरी है बस? अगर शुरुआत से, जैसे जो बच्चे अभी 12वीं में आए हैं और आने के साथ ही वो अपना थोड़ा टाइम अगर कंट्रीब्यूट करें, जीके, जैसे जनरल टेस्ट की जो बात हुई है, जनरल टेस्ट में जो जीके पूछा जाता है, जनरल अवेयरनेस के जो सवाल होते हैं, न्यूज़पेपर, टीचर्स हमेशा बच्चों को बोलते हैं न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़ देखो, वो अगर स्टार्टिंग से ही उसको अपना करना मतलब रखें, रेगुलर अगर रखें और थोड़ा सा टाइम अगर उसमें अपना दें, जो कि बच्चे दे सकते हैं, थोड़ा बहुत टाइम निकाल सकते हैं, तो हाँ लास्ट में एग्ज़ाम तक आते आते ये मुश्किल नहीं होगी। और एक और अभी जो सवाल आपने जो पूछा इसमें क्या है कि जो आपने कहा ना कि आजकल के बच्चे वैसे पेपर, न्यूज़पेपर तो पढ़ते नहीं हैं, उसकी हार्ड कॉपी वो अपने गैजेट पर पढ़ते हैं, तो कई बार फिसल भी जाती है नज़र और सोशल मीडिया की तरफ भी रुझान हो जाता है, तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है उससे। हाँ, पीछे कोई बच्चा कुछ पूछना चाहेगा क्योंकि हम कंक्लूड करने वाले। माइक है आपके पास? हाँ सर, मेरे को बहुत ही एक जनरल क्वेश्चन पूछना है कि क्या होगा कि अगर किसी बच्चे ने अभी तक CUET के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर रजिस्टर नहीं किया है, क्या अब उसे अगले साल का वेट करना होगा या और कोई विकल्प है उसके लिए? ओह, ये तो अच्छा, ये कठिन तो है क्योंकि अब तो CUET 21 मई से तो पेपर ही शुरू हो रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन ये भी जो आप लोग अब जब आ रहे हैं अगले साल, तो ध्यान रखिएगा CUET का रजिस्ट्रेशन विंडो बहुत लंबा खुला होता है। अब तो नहीं आप कर सकते, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो नहीं हो पाएगा एडमिशन, लेकिन ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अभी भी CUET के आधार पर नहीं कर रही है या क्लास 12 के बेसिस पे कर रही है, तो वहाँ अब आप कर सकते हैं अप्लाई। बट जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सब, जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो सब तो CUET के आधार पर ही कर रही है। अब रजिस्ट्रेशन नहीं होगा क्योंकि अब तो एग्ज़ाम देने की तैयारी शुरू होगी। ये परस्यू करते हैं इस चीज़ को स्कूल की तरफ से भी कि रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हो गई है, ये एंड है स्टार्ट होती है, वो पूरा हम बच्चों को मैसेजेस के थ्रू वी फ्लोट देम, और उसके अकॉर्डिंग पेरेंट्स भी बहुत अवगत रहते हैं और काउंसलिंग सेशंस के थ्रू उनको बताया जाता है, जिससे कि कौन सी डेट्स, कौन से वाले एग्जाम्स की, खाली CUET की नहीं, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी, जिससे कि बच्चे जितना जल्दी से जल्दी अपने आप को एनरोल करें। जी। एक और सवाल यहाँ पर आया था शुरुआत में हरित जी कि डेट से ही नहीं आई है बहुत सारे बच्चों की। इंटीमेशन मैंने जो आया था ना, जी,
तो सिटी इंटीमेशन का आपके पास काफ़ी लोगों के पास तो इन्फॉर्मेशन आ गई, क्योंकि 21 से जो है, तो मेरे ख्याल से उन्होंने 25 तक जिनके एग्ज़ाम हो रहे हैं, ये अभी एक सिटी इंटीमेशन आपको स्लिप दी गई है। अभी कल ही एनटीए ने एक नोटिस भी निकाला था कि जिनके पास वो स्लिप नहीं आई है वो, या जिनके अगर किसी में भी एग्ज़ाम में, देखिए ये सब वी आर ऑल अवेयर कि आप और भी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो अगर कहीं पर आपका क्लैश हो रहा है तो वो भी आप उनको मेल लिख सकते हैं। दे टेक केयर ऑफ ऑल दिस। उन्होंने 2-3 दिन और बढ़ाए हैं टेस्ट के, पहले शायद 5 तक था, अब उन्होंने 7 तक कर दिया है कि टेस्ट चलेंगे। ये एक इंटीमेशन दिया है कि अगर मान लीजिए आपका सेंटर यहाँ से कहीं और पड़ रहा है तो आप अपनी तैयारी कर लीजिए, उस सेंटर में पहले ही जाके ढूंढ लीजिए, रह रही है आपके सबके आ रहे हैं, और विदिन 2-3 डेज आने शुरू हो जाएंगे आपके पास, मतलब इट वोंट टेक मच लॉन्गर। येस्टरडे ओनली दे हैव स्टार्टेड, वो आपके पास अभी आने बहुत जल्दी आने। वो क्वेश्चन निकल गया, वो मैं जी मेरे मन की बात थी सबसे बात करना, क्योंकि मैं अपने वेबिनार्स में हमेशा सबको बोलती हूँ, हाँ। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ सभी से, इनफैक्ट आपके चैनल के माध्यम से, प्लीज़ ओनली रेफर टू दी ऑथेंटिक सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। ये सबसे वो कौन कौन से हैं? वो है, एक जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन चाह रहे हैं उनका बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन ज़रूर देखिए, उनकी वेबसाइट पे ज़रूर जाइए और रेगुलर विजिट करते हैं। जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसको रेगुलरली विजिट करिए। एनटीए की वेबसाइट ज़रूर देखा करिए, वो है cuet.samarth.ac.in। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए बता देती हूँ, admission.uod.ac.in। जिस तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी के, इसी तरह से सभी यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट है। प्लीज़ रेफर टू ओनली ऑथेंटिक सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। हमारे पास सर बहुत दुख होता है जब बच्चे कहीं ना कहीं किसी और अनऑथेंटिक सोर्स से इन्फॉर्मेशन लेके आते हो, फिर हमें कहते हैं हमने तो वहाँ ये देखा था, और हम मदद नहीं कर पाते। इतनी मेहनत हम सब कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप सिर्फ ऑथेंटिक वेबसाइट्स पे ही इन्फॉर्मेशन देखिए, और किसी और माध्यम पे मत जाइएगा। प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। थैंक यू वेरी मच। सीयूईटी जो है अगर छोटे में हम लोग बोलते हैं तो बहुत सूक्ष्म सा लगता है, लेकिन अगर इसकी फुल फॉर्म बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही ये पूरा विषय है, विषय सीयूईटी जो है बहुत छोटा लगता है, लेकिन बहुत वृहद, बहुत विस्तार लिए ये विषय है। लेकिन विशेषज्ञों के माध्यम से और आप स्टूडेंट के माध्यम से इस बड़े विषय को हम बहुत कम समय में समाहित करने में सफल रहे, और ये इस पूरे कार्यक्रम की सफलता है जो आप लोगों की वजह से हो पाई है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप पैनलिस्ट के तौर पर इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और बहुत सारे विशेष बिंदुओं पर आप लोगों ने प्रकाश डाला। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। आवाज़ देश की में आज के लिए इतना ही। आवाज़ देश की में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।